हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभियान के बारे में। ठीक है, कि हमारा हमारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन अभियान कब स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 का अभियान कब स्टार्ट हुआ था, और आपके अन्य प्रकार के अभियान जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इस मुख्य सेविका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का वीडियो। जैसा ऊपर लिखा है, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यानी कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में जानकारी देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में क्वेश्चन कई बार बनता है कि हमारा NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था। कब? 2005 में स्टार्ट किया था। और हमारा 2005 में ही एक योजना आई थी JSY का फुल फॉर्म होता है जननी सुरक्षा योजना। और जननी सुरक्षा योजना का मतलब तो क्या, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि जिन महिलाओं की डिलीवरी होनी है, प्रसव होना है, उनका संस्थागत प्रसव हो। ये कहने का मतलब वेल सर्टिफाइड हॉस्पिटल में हो। कहाँ हो? वेल सर्टिफाइड हॉस्पिटल में हो, कहीं ऐरा गैरा अस्पताल में ना हो, जो अच्छा डॉक्टर के वहाँ हो। इसीलिए JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना को 2005 में स्टार्ट हुआ गया था। JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना। जननी का मतलब होता है माता, यानी कि माता की सुरक्षा और बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात इसमें की गई थी हमारी जननी सुरक्षा योजना में। और 2005 में हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM भी स्टार्ट हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, आप इतना थ्योरी लिखा है, इसको इतना थ्योरी के रूप में ना लिखकर बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट लिखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ और JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्टार्ट हुई। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको, ज़्यादा हैवी नहीं लिखना है। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शामिल किया गया। और जो हमारा राष्ट्रीय शहरी मिशन था, तो इसको आप देख लीजिए। ग्रामीण वाला स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण वाला स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण वाला स्टार्ट हुआ था 2005 में और शहरी वाला स्टार्ट हुआ था 2013 में। यानी कि इसको, या देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दो हिस्से थे, एक ग्रामीण वाला था, एक हमारा शहर वाला था। तो ग्रामीण वाला 2005 में स्टार्ट हुआ था और शहर वाला आपका 2013 में स्टार्ट हुआ था। इन दोनों को क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में केवल इनके कब शुरू किए थे केवल वर्ष पूछता है, सन पूछता है, अवधि पूछता है। ठीक है। कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं संचारी गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना था। यानी कि जो ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे, इनका मतलब ये था कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की बात करना, किशोरों की बात करना, गर्भावस्था की माताओं की बात करना, अगर महिला जन्म लेती है तो जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, अगर किसी प्रकार का संचारी रोग फैलता है तो उसका नियंत्रण करना, चाहे वो गांव लेवल में हो यानी कि ग्रामीण लेवल में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो। इन दोनों में कहने मतलब दोनों में काबू पाने के लिए कोई भी प्रकार की बीमारी अगर फैलती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए हमारे दो स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किए गए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक ग्रामीण वाला था और ये आपका शहरी वाला था। ग्रामीण वाला 2005 में और शहरी वाला आपका 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसको आप लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहायता में मातृ स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी कि माता की बात की जाएगी, बड़े यानी कि किशोर की बात की जाएगी, परिवार नियोजन की बात की जाएगी और टीकाकरण की बात की जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रमुख हिस्से थे तपेदिक जैसी बीमारियां, तपेदिक मतलब टीबी जैसी बीमारियां होता, बैक्टीरिया जन बीमारियों से मलेरिया होगा, डेंगू होगा, कालाजार हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, आज से संबंधित निःशुल्क सेवाएं का प्रदान। यानी कि अगर मलेरिया किसी को हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को कालाजार हो जाता है, अगर कुष्ठ रोग हो जाता है, उससे संबंधित जो भी सरकार सेवाएं देगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, उनका कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा और जो इन बीमारियों का उपचार होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये इस मिशन के तहत का एक हिस्सा थे। अच्छा, ये बताइए, काला आजार जो हमारा होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, ये डीस मच्छर काटने से होता है। कुछ रोग हमारा, इसे हम हैंसन रोग बोलते हैं या लिप्रेसी रोग बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा। काला आजार जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 को ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 22 सितंबर
2018 को रांची झारखंड से स्टार्ट हुई थी, जहाँ महेंद्र सिंह धोनी का निवास है, यानी रांची। महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे हैं पूर्व कप्तान थे इंडियन टीम के, वो रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो वहीं से हमारी 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब ये था कि देखो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुई थी, बस 2018 पूछ लेगा। अगर याद करना चाह रहे हैं तो 22 सितंबर भी आप याद कर सकते हैं। इसका जो इस योजना का मेन मोटो था कि जो हमारे गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, यानी कि 5 लाख रुपए तक अगर उनको कोई दिक्कत होती है, उनकी ऑपरेशन करना है, तो 5 लाख रुपए तक अगर लागत लगती है तो वो सरकार भरेगी, इस योजना का मतलब था। ठीक है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है, अगर आप बाय द वे इन फ्यूचर कभी बीमार हो जाते हैं तो आपका बहुत हैवी चार्ज लगता है अस्पताल द्वारा, और आपका क्या है आयुष्मान कार्ड बना है, तो उस दौरान आपका जितनी भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। ये था इस योजना के अंतर्गत। ये हमारा 2018 में 22 सितंबर 2018 रांची झारखंड से स्टार्ट हुई थी। अब देखेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन। अभी हम टीबी के बाद में बात करेंगे, एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात करेंगे, आगे वीडियो में बहुत सारे अभियान हैं उनके बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र परियोजना योजना के रूप में 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले ये बढ़ा दिया गया है, ये पहले 2024 तक था शायद, अब ये बढ़ गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें है क्या, राष्ट्रीय आयुष मिशन को सितंबर 2014 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चलती थी, 1951 से लेकर 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर हमारा नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अध्यक्ष बताता हूँ, अध्यक्ष इनके कौन है, इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ही होते हैं, किसके, नीति आयोग के। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बैरी हैं। और सीई कौन है, सीईओ हमारे कौन है, परमेश्वर अय्यर हैं। ये कभी कभी एग्जाम में अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके स्थान पर इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है, नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग का क्या फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म होता है, जो भारत में थिंक टैंक के रूप में काम करता है। चलो आपसे टॉपिक पे आते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन को सितंबर 2014 में 12वीं पंचयोजना के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन हुआ। उत्तर प्रदेश को दिसंबर 2011 के अंत तक 50-50 बेड वाले 10 नए आयुष अस्पताल मिलेंगे। इन अस्पतालों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा। देखो एक हमारा था आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथिक। ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आयुष में जो हमारा ये वही आयुष लिखा है, AYUSH का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। कभी कभी जनरली केवल यही पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं भी इसका शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिटेल में वहाँ भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा आयुष मिशन हुआ था, इसमें 50-50 बेड दिए गए थे। आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपी SSC कभी कभी यूपी जीके के बारे में पूछ लेता है, तो कहीं पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा आयुष मिशन था उसमें कितने बेड के हॉस्पिटल खोले गए, तो 50-50 बेड के 10 हॉस्पिटल खोले गएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसमें क्या था, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी। क्वेश्चन जनरली यही पूछता है कब स्टार्ट किया गया था, उसका मोटो क्या होता है, बस इसी क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरों में पोषण और एनीमिया को कम करना था। इसका मोटो क्या था, अब यही लिख लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है राष्ट्रीय पोषण मतलब क्या है, उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, पोषक आहार मिले, यही हमारा पोषण मिशन होता है, कि कोई भी कुपोषित बच्चा ना होने पाए, नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था, छोटे बच्चे, महिलाएं, किशोर पोषण एनीमिया से कम करना, यानी कि उनके शरीर में खून की कमी ना होने पाए। जाहिर सी बात है, जब पर्याप्त मात्रा में आप पोषक आहार लेंगे तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी खनिज पदार्थ या खून की कमी नहीं होने पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एनीमिया को कम करना था, यानी कि खून की कमी को करना था। यह मिशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का प्रयोग करने, सोशल ऑडिट करने, पोषण संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका ज़्यादा प्रोत्साहन देखने को मिला था। राष्ट्रीय पोषण नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना था।
ये मैंने बता चुका हूँ कि भारत को कुपोषण मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक था, तो ये हमारा 2022 तक था। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखें कुपोषण में कमी क्या होती है। अब देखो भाई, बच्चे का अगर कुपोषण होता है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। बच्चों में प्रोटीन नामक पोषक तत्वों की कमी से क्वार्सियोरकर नामक हो जाता है। सभी को पता है बच्चों में क्वार्सियोरकर और मरासमस देखने को मिलता है। मरासमस को हम सूखा रोग भी बोलते हैं। तो देखिए, सूखा मरासमस रोग अधिकतर 15 माह के बच्चे में होता है। यह रोग बालक के आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी के कारण होता है। यानी कि प्रोटीन में अगर कैलोरी की कमी है तो वहाँ पर मरासमस या क्वार्सियोरकर रोग देखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। जो 15 माह के बच्चों में होता है उसे हम मरासमस बोलते हैं या सूखा रोग बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। देखो, विटामिन डी से एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। हम आपको ऐसे क्यों बताते हैं कि आप क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछा जाता है। भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि छोटे बच्चों में तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, लेकिन वयस्कों में यानी कि जो एडल्ट होते हैं, जो जवान होते हैं, उनमें अगर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो कि हड्डी वो भंगुर हो जाती हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती हैं, यानी खोखली हो जाती हैं, और आपका जो ढांचा है वो भंगुर हो जाता है शरीर का। वही हमारा ऑस्टियोमलेशिया होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता साहब। नेक्स्ट हमारा है एनीमिया, रक्त की कमी। ये क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जो कि शारीरिक रक्त की कोशिकाओं को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस यानी कि आरबीसीज में, उसमें जो हमारा ऑक्सीजन युक्त वाहन होता है उसमें जो पर्याप्त क्षमता होती है अपर्याप्त नहीं हो पाती। कहने मतलब है कि आरबीसीज में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, और वहाँ ब्लड का जो टोटल ब्लड होता है बॉडी में वो कम हो जाता है, तभी हम एनीमिया बोलते हैं। यह क्षमता आयु, लिंग, ऊंचाइयों, धूम्रपान और गर्भावस्था के स्थितियों पर प्रभावित करता है। यानी कि अगर कोई महिला गर्भावस्था में है और पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले रही है तो वो क्या हो जाएगी? एनीमिया से पीड़ित हो जाएगी, यानी कि एनीमिक हो जाएगी, उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी। ये सभी को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाला, लौह के कारण से क्या होता है? लौह की कमी से इसमें सबसे सामान्य लक्षण है कि इसके साथ ही फोलेट, विटामिन बी 12 में एक धातु मिलती है, इसका नाम होता है कोबाल्ट। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनाकोबाल्मिन। मैं बता चुका हूँ। विटामिन ए की कमी से दीर्घकालिक सूजन, जलन, परजीवी संक्रमण और अनुवांशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, जिसके शरीर में एनीमिया होती है या खून की कमी होती है, उसका चिड़चिड़ापन रहेगा, अगर काम करेंगे थक जाएंगे, सुस्ती आएगी, नींद आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा। ये सारी जो कमजोरी होती है उसके लक्षण होते हैं, वही हमारी खून की कमी से होता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा? आपके शरीर में ब्लड नहीं बनेगा और आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आपका काम करने का मन नहीं होगा, नींद आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, बात में गुस्सा हो जाओगे। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है गर्भवती महिला और बच्चे इसके विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित होते हैं तो वहाँ पर आपका जो मेन मोटो रहता है वो बच्चे की स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं ग्रामीण अंचल में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में बात करना होता है। इसलिए जो हमारा है एनीमिया मुक्त भारत यानी कि AMB, इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत लिख लीजिए, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। कब? 2006 में हुई थी। एनीमिया की वार्षिक दर 1 से 30% तक गिरावट लाने के लिए गहन राष्ट्रीय आयरन पल्स पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव NIPA कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम 6 से 59 महीने के बच्चे और 5 से 9 वर्ष के बालकों और 10 से 9 वर्ष के किशोरों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप लक्षित किया गया। यानी कि ये डाटा किया गया था कि इनमें जो बच्चे शामिल होंगे इतने डेट वाले, इनको शामिल किया गया था एनीमिया मुक्त भारत। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस यही पूछा जाता है कि एनीमिया मुक्त भारत हमारा कब स्टार्ट हुआ था। ये हमारा 2006 में स्टार्ट हुआ था। जिन महिलाओं के शरीर में एनीमिया की कमी होती है उसे आयरन की गोली और फोलिक एसिड की क्या सलाह दी जाती है कि आप खाइए, इनटेक करिए। उसका भी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि दिन में 4 बार खा लेंगे। हम सक्षम बुक में अच्छे से पढ़ाए हैं कि जिस महिला को एनीमिया के खून की कमी होती है उसको एक दिन में कितनी इनटेक करनी चाहिए। अगर 0.7 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन है, अगर 7 से 11 है और 11 से 13 है तो ये होता है, देखो एक होता है हीमोग्लोबिन रक्त में, अगर 0 से 7 है और 7 से 11 है और 11 से 13 है, ये जो हमारी सिचुएशन होती है, ये स्केल जो होती है इसमें बहुत ही कम माना जाता है। इनकी महिला बहुत ही एनीमिक है। इसमें क्या होता है, ये सामान्य है। और 11 से 13 जो होती है ये हमारी अच्छी है, यानी कि अगर
महिला के खून के में 11 से 13 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन है तो वह स्वस्थ मानी जाती है। अगर 7 से 11 है तो एनीमिक मानी जाती है। अगर 7 से कम है तो बहुत ही एनीमिक मानी जाती है। तो इन तीनों सिचुएशन में अलग अलग डोज जो होती हैं आयरन फोलिक एसिड की दी जाती हैं, इसलिए वो हम वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाएं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। बड़ा लंबी वीडियो नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली लगभग 50-52 क्लासें हो चुकी हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती हैं, मुश्किल से महज 5, 7 या 8 मिनट की होती हैं। अगर आप 2 की स्पीड में देखेंगे तो बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। मुझे पूर्ण आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस जो हम क्लास ले रहे हैं ये सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और आपके जो भी सिलेबस से चीज़ें मैच करती हैं उन्हीं का हम वीडियो बनाते हैं, उन्हीं को अपडेट करते हैं। हम धीरे धीरे करके सोच रहे हैं जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चनों को थोड़ा क्या करेंगे, विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ मेडिकल टर्म हैं उनको भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। ये हमारा क्या होता, भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अप्रैल 1953 में स्टार्ट हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। अनुमूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। नियंत्रण और उन्मूलन में भिन्नता होती है, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016 से लेकर 2030 तक बनाया गया। फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये ऐसा सरकारी ढांचा बनाया जाता है कि जो भी हमारी मलेरिया से पीड़ित हैं उनका ग्राफ है वो नीचे लाएं किसी भी प्रकार करके। देखा होगा आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर एक स्मोक वाली की मशीन आती है, वो वाइट वाइट सा स्मोक निकालती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मच्छर वगैरह होते हैं वो मरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बताया कैसे, क्योंकि भाई जो सिटी में रहते हैं उनको देखा होगा महीने में 1-2 बार आते हैं, मुश्किल से महज, उनको डेली आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कागज़ पे हो रहा है, सब ठीक है, चलने दो। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने 2030 तक मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने की, ये मैंने बताया था कि भारत ने मलेरिया को कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये हमारा 2030 तक है। ऐसे ऐसे लक्ष्य वाला मैं वीडियो बना चुका हूँ, लक्ष्य वाला भी वीडियो बना चुका हूँ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमसे अछूता हो, जो छूता है मैं उसे कवर कर रहा हूँ। मैं सारे लक्ष्य कि सरकार का टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है, मलेरिया मुक्त लक्ष्य कब है, जनसंख्या को नियंत्रित करने का लक्ष्य है, सारे लक्ष्य हम एक वीडियो में डिस्कस करें। वो मुश्किल महज 7 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ भारत ने जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017-2020 यानी 5 साल की योजना थी। उड़ीसा सरकार द्वारा मलेरिया के प्रसार व अंकुश लगाने के लिए उसके निदान तथा उपचार के लिए दमन योजना, यानी कि दमन, मलेरिया का दमन करना है। दमन मतलब क्या होता है, नाश करना है। तो उड़ीसा सरकार ने दमन योजना जो लाई थी वो मलेरिया के नाश करने के लिए लाई थी। इसको आप याद रखिएगा। इससे उड़ीसा से क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम है, लेकिन याद करना क्या है वो आप याद कर लेंगे। क्षय रोग प्रोग्राम यानी कि टीबी, भारत सरकार ने 1962 में, यानी कि जब पाक को चाइना का युद्ध, चाइना और अपना युद्ध हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, उसी दौरान समझ लीजिए, राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की BCG टीकाकरण और टीबी के उपचार से जुड़ी मिनी केंद्र मॉडल स्थापित किया था 1978 भाषण में। 1978 में BCG का टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानित कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारत सरकार और स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 1952 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा की। तो राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम का बहुत अच्छा था हमारा 1992 का है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्तनपान से संबंधित कार्यक्रम। प्रतिवर्ष अगस्त माह का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कभी पूछा जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा अगस्त का जो पहला माह होता है, पहला सप्ताह होता है, उसी मनाया जाता है। इस वर्ष में 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के विश्व स्तनपान दिवस का विषय क्या था, स्तनपान एक रक्षा समझदारी, यानी कि जो हमारी 2021 का स्तनपान दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, स्तनपान एक रक्षा समझौती। अच्छा, 7 अगस्त को एक मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं भाला फेंक दिवस। जो हमारे नीरज चोपड़ा थे और 87.67 मीटर भाला फेंके थे, कहाँ थे, ओलंपिक में, तभी से उनको 7 अगस्त को फेंके थे, तभी से हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, टीकाकरण संबंधी योजनाएं, मिशन इंद्रधनुष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया था। 25 दिसंबर 2014 को। इसमें 7 टीके क्या हैं, 7 टीके लगाए जाते हैं। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वहाँ पे 4 टीके दिए होंगे और कहा जाएगा इसमें कौन सा टीका है जो मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है। तो अगर आपको 7 टीके याद होंगे तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 7 टीकों के नाम लिखे हैं, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार याद करने से छुट्टी पा जाएँ। कभी एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है, हमने देखा है, क्योंकि हम MCQ टाइप जो क्वेश्चन करवाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि 4 टीकों के नाम दिए होते हैं और पूछता है कि इन चारों टीकों में से कौन सा टीका मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं था। तो आपको वहाँ पर सही आंसर करना होता है। ठीक है,
अच्छा 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। 25 दिसंबर भी मेरा बीता है, तो उस दिन क्या हुआ था, 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को ही हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के स्मृति शेष पर हम 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन मतलब अच्छा शासन के रूप में मनाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। क्या है, बूस्टर, जैसे कोरोना का बूस्टर, जो कोरोना की तीसरी डोज लगती है वो हमारी बूस्टर डोज होती है, सभी लोग लगवा ले, ठीक है, जिससे नहीं लगी है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के तहत 7 रोगों की सुरक्षा के लिए 7 टीके लगाए जाते थे। ये रोग इस प्रकार के, आप रोगों के नाम लिख लीजिएगा, तपेदिक यानी टीबी, पोलियोमाइलिटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, परटूटिस, टेटनस और खतरा। इसके अलावा खसरा, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई। अच्छा, कहीं कहीं पर पहले तो 7 थे, लेकिन जो 5 टीके बढ़ाए गए थे, खसरा, रूबेला, रोटावायरस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कहीं कहीं बढ़ाए गए थे, यानी कि हर स्टेट में नहीं बढ़ाए गए थे, कहीं कहीं स्टेट में बढ़ाए गए थे, कि जहाँ जहाँ पर स्टेट में बढ़ाए गए थे उस स्टेटों को आप गूगल करके देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ बढ़ाए गए थे। ये आवश्यकता अनुसार जहाँ रोटा वायरस या रूबेला फैला था उन्हीं स्टेटों में बढ़ाया गया था। जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि 7 प्रकार के टीके कौन थे। नेक्स्ट हमारा है 7 जनवरी दो। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2022 को इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया और मिशन इंद्रधनुष 3.0 19 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। यानी तीनों मिशन याद करना है। अब देखें कोविड टीकाकरण, यानी कि टॉपिक को सभी वाकिफ़ हैं, कोविड से कभी वापिस हैं। एक बार ये कहा गया था कि कोविड का जो टीकाकरण है किस दिन से प्रारंभ हुआ था, ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हमारा 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भारत में एंटी कोविड-19 टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। इस दिन कितना टीका लगा था, 1,91,181 लोगों को एंटी कोविड-19 टीका लगाया था। पहले दिन लगभग 2 लाख लोगों ने क्या किया था, क्या किया था, अपना टीकाकरण करवाया था, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा वीडियो था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।